व्यूअर्स, हमारे चैनल इजी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम एक कहानी के बारे में जानेंगे जिसका शीर्षक है चिट्ठी के अक्षर। तो आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। कहानी का शीर्षक है चिट्ठी का अक्षर। चिट्ठी के अक्षर को प्रारंभ करने से पहले मैं इस कहानी के बारे में कुछ परिचय दे देती हूँ। यह जो कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की है जिन्होंने अपना हाथ खो दिया, परंतु उन्होंने अपनी साहस को बरकरार रखते हुए वर्षों तक प्रयास करने के बाद उन्होंने सुंदर लेखन सीखा और कहानी और कविताओं से अपनी प्रसिद्धि हासिल की। तो आइए इस कहानी को अब प्रारंभ करते हैं। सुबह के 10 बज रहे थे। मुझे डाक से एक चिट्ठी मिली। मैं लिफाफा खोलकर चिट्ठी पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था, कृपा करके मेरे अखबार के लिए एक कविता भेज दीजिए। चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर थे। संपादक का नाम महिपाल सिंह था। संपादक का नाम क्या था? महिपाल सिंह। चिट्ठियां तो बराबर ही आती रहती हैं, पर इस चिट्ठी ने मेरे मन को अपनी ओर खींच लिया। इसका कारण यह था कि चिट्ठी की लिखावट बड़ी सुंदर थी। हर अक्षर सांचे में ढला हुआ सा मालूम पड़ता था। महिपाल सिंह से मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। यह उनकी पहली चिट्ठी थी। लिखावट देखकर मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। अनायास का अर्थ होता है एकाएक, अचानक। वाह, बड़ी सुंदर लिखावट है। मैं दूसरे ही दिन कविता भेज दी। कविता जो कवि थे वे चिट्ठी के जो अक्षर था वो बहुत ही सुंदर था। वे चिट्ठी के अक्षर को देखकर इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने तुरंत ही अपनी कविता लिखकर जिन्होंने महिपाल सिंह जो संपादक थे उनको भेज दिया। आइए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कविता अखबार में छपी। जिस अंक में छपी वह अंक भी मेरे पास आया। पूरे 32 पेजों का साप्ताहिक अखबार था। साप्ताहिक का अर्थ होता है जो 7 दिनों पर छपता हो, उसे साप्ताहिक कहते हैं। तो अखबार जो निकलता था वह साप्ताहिक अखबार था। पूरे 32 पेज का साप्ताहिक अखबार था। शुरू से लेकर अंत तक गांव की ही बातें छपी थीं। बड़े सुंदर ढंग से 7 दिनों के समाचार छांट कर छापे गए थे। अखबार में क्या क्या बातें छपती थी? गांव की बातें छपती थी, किसानों की जानकारियां छपती थी। किसानों के लिए जानकारी की बहुत सी बातें भी थीं। मैं अखबार को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और दूसरे अंक के लिए फिर एक कविता भेज दी। कवि जो थे इतने वे प्रभावित हुए कि उन्होंने ये अंक पढ़कर पुनः अपनी एक कविता को महिपाल सिंह को भेज दिया। दूसरी कविता भी जो थी वह अखबार में छपी। मैं बराबर कविता भेजने लगा। महिपाल सिंह की चिट्ठियां भी समय समय पर आया करती थी। वे कभी कविता मांगते और कभी कहानी। मैं बराबर उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर दिया करता था। इसका परिणाम यह हुआ कि हम दोनों में मन में एक दूसरे के लिए प्रेम पैदा हो गया। अर्थात चिट्ठियों के आदान प्रदान से जो दोनों संपादक और कवि थे उनके बीच में एक गहरी मित्रता हो गई। लगभग 1.5 साल बीत गया। महिपाल सिंह ने अपने एक पत्र में लिखा, यदि आपका कभी इधर आना हो तो मेरे घर ठहरने की कृपा करें। मैंने भी उत्तर में उन्हें लिख दिया, यदि उधर आना हुआ तो आपके दर्शन जरूर करूँगा। संयोग की बात 2-2.5 महीने बाद मुझे उधर एक शादी में जाना पड़ा। मैंने अपने आने की सूचना महिपाल सिंह को दे दी। कवि जो थे 2-2.5 महीने के बाद
महिपाल सिंह का इधर घर था, आवास था, उधर उनका जाना हुआ तो उन्होंने चिट्ठी के द्वारा पहले ही महिपाल सिंह को उसकी सूचना दे दी। नियत तिथि, नियत होता है जो तिथि दी रहती है, निश्चित तिथि होती है, उसको कहते हैं। नियत तिथि पर मैं उस और बारात में सम्मिलित होने के लिए गया। जब बारात से छुट्टी पा गया तो महिपाल सिंह के घर गया। महिपाल सिंह अपने घर के बाहरी कमरे में कुर्सी पर बैठकर मेज़ के सहारे कुछ लिख रहे थे। मैंने दरवाजे पर खड़ा होकर पूछा, क्या महिपाल सिंह जी हैं? महिपाल सिंह ने कुर्सी पर ही बैठे बैठे मेरी ओर देखते हुए पूछा, आप कौन हैं? मैंने उत्तर दिया, मेरा नाम अखिलेश शर्मा है। यहाँ कवि का नाम क्या है? अखिलेश शर्मा, और संपादक का नाम महिपाल सिंह। महिपाल सिंह उछल पड़े। उन्होंने तेजी के साथ आगे बढ़कर मुझे पकड़कर हृदय से लगा लिया और कहा, अरे शर्मा जी, आप क्षमा कीजिएगा। मैं कुछ कहना ही चाहता था कि मेरी दृष्टि उनके हाथों पर पड़ी। उनका एक ही हाथ था, बायां। दायां हाथ कंधे तक कटा हुआ था। मैं आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखने लगा। वे बड़े खुश थे, बड़े स्वस्थ थे। एक क्षण में ही मेरे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न कौंधने लगे। क्या वह लिखावट इसी आदमी की थी? क्या यह बाएं हाथ से इतने सुंदर अक्षर लिखता है? बच्चों, हम कभी भी जब लिखते हैं तो हम दाहिना हाथ से लिखते हैं, परंतु यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, महिपाल सिंह जो थे उनका दाहिना हाथ जो था वह कंधे तक कटा हुआ था और वे बाएं हाथ से इतनी सुंदर अक्षर में लिखावट लिखते थे। यह देखकर अखिलेश शर्मा जी जो कवि थे वे आश्चर्यचकित हो गए कि अरे वाह, बाएं हाथ से कोई व्यक्ति इतने सुंदर अक्षर लिख सकता है क्या? वे देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। मैं महिपाल सिंह की ओर टकटकी लगाए देखता रहा। तब महिपाल सिंह ने पूछा, क्या देख रहे हैं? क्या यह कि आपको चिट्ठियां भेजने वाला महिपाल एक हाथ का आदमी है? अरे भाई, यह जीवन है। जीवन में क्या हो सकता है और कोई कुछ नहीं जानता। यहाँ पर महिपाल सिंह जो थे वे अखिलेश शर्मा को देखकर ही समझ गए कि ये मेरे हाथ के बारे में सोच रहे हैं कि इनकी इतनी सुंदर लिखावट कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि अरे भाई, यह जीवन है, प्रभु ने एक ही जीवन दिया है तो इसे खुश होकर, हैप्पी होकर जीवन को व्यतीत करना चाहिए। जो ईश्वर ने दिया है उसे स्वीकार करके जीवन में खुशी खुशी आगे बढ़ना चाहिए। आप तो मेरे मन की बात भांप गए। मैं सचमुच यही सोच रहा था कि क्या आदमी बाएं हाथ से इतने सुंदर अक्षर लिख सकता है? महिपाल सिंह ने जवाब दिया, शर्मा जी, दाएं बाएं में कुछ फर्क नहीं होता। जो गुण दाएं हाथ में होता है वही बाएं हाथ में भी होता है। यह तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस हाथ से काम करता है। हाथ मुंह धोने के बाद जब मैं महिपाल सिंह के साथ चाय पीने लगा तो मैंने उनसे पूछा, ठाकुर साहब, आप बाएं हाथ से कब से लिख रहे हैं? महिपाल सिंह विचारों में डूब गए। कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, इस वर्ष मेरी उम्र 55 वर्ष की है। मैं 40 वर्ष की उम्र तक फौज में था। निशाना मारने में बड़ा तेज था। बाएं और दाएं दोनों हाथों से सटीक निशाना मारता था। संयोग की बात थी कि मुझे एक मोर्चे पर जाना पड़ा। एक दिन जब शत्रु को अपनी गोलियों का निशाना बना रहा था तो पास ही एक बम फटा और मेरा दाहिना हाथ कंधे तक उड़ गया। मैं गिर पड़ा। मुझे अस्पताल ले जाया गया। महीनों अस्पताल में पड़ा रहा। जब अच्छा हुआ तो सरकार ने मुझे पेंशन देकर सेवा से मुक्त कर दिया। सेवा से मुक्त करना मतलब रिटायर कर दिया उनको। जब उनका बायां हाथ कटा तो फौज से उनको रिटायर कर दिया गया। सरकार ने मुझसे पूछा,
सेवा से मुक्त होने पर मैं कौन सा काम करूँगा? मैंने उत्तर दिया, मैं पहले कुछ पढ़ूँगा, लिखूँगा और फिर उसके बाद एक अखबार निकालूँगा। सरकार ने मेरे पढ़ने, लिखने और अखबार निकालने का पूरा इंतजाम कर दिया। मैं घर आकर बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास करने लगा। 4-5 साल तक मैं अभ्यास में ही लगा रहा। बच्चों, दाहिना हाथ से तो सारे ही लिखते हैं, परंतु बाएं हाथ से लिखना कितना मुश्किल है, यह आप सहज ही समझ सकते हैं। इसी महिपाल सिंह जी ने 4-5 साल वर्षों तक प्रयास किया और तब जाकर वे बाएं हाथ से लिखने का इतना सुंदर अभ्यास किया। मैं घर आकर बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास करने लगा। 4-5 साल तक मैं अभ्यास में ही लगा रहा। मैंने बहुत सी कविताएं लिखीं, कहानियां लिखीं और लेख लिखे। वे सभी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। मेरी लिखावट उसी अभ्यास का परिणाम है। जब मैं लिखने में दक्ष हो गया अर्थात निपुण हो गया तो अखबार निकालने लगा। अब आप देख ही रहे हैं कि पूरे 32 पेज का अखबार हर सप्ताह निकालता हूँ। महिपाल सिंह अपनी बात खत्म करने के बाद उठे। उन्होंने 4-5 साल तक अभ्यास के रूप में लिखी हुई अपनी रचनाएं अलमारी से निकालकर मेरे सामने रख दी। मैं उनकी रचनाओं को देखने लगा। टेढ़े मेढ़े अक्षर, दूर दूर अक्षर, अलग अलग अक्षर, फिर सुधरे हुए और फिर गोल गोल सुंदर अक्षर तथा सांचे में ढले हुए अक्षर। मैं मुग्ध होकर बोल उठा, ठाकुर साहब, आप धन्य हैं। मैंने बचपन में पढ़ा था, रसरी आवत जात तय, सिल पर परत निशान। अगर मैं मुग्ध होकर बोल उठा, ठाकुर साहब, आप धन्य हैं। मैंने बचपन में पढ़ा था, रसरी आवत जात तय, सिल पर परत निशान, मगर आज अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देख भी लिया। इतना कहने के बाद मैंने महिपाल सिंह जी से विदा ली। स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें बहुत ही शिक्षाप्रद शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को कभी भी अपनी विकलांगता को कमजोरी नहीं बनाना चाहिए। महिपाल सिंह जी ने भी यही किया। वे फौज में थे। फौज में रहने के दौरान जब उनका बायां हाथ जब कट गया था तो उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। बिना हिम्मत खोए उन्होंने लगातार प्रयास किया। लगातार 4-5 वर्षों तक उन्होंने अक्षर को सुधारे, कविताएं लिखीं, कहानियां लिखीं, तब जाकर वे लिखने का अभ्यास अच्छे से कर पाए और उन्होंने उस लिखावट से अखबार छापने लगा। सुंदर सुंदर अक्षरों में वे लिखने लगे और इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को सुधारा और खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। तो बच्चों, यहाँ हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपनी परेशानियों से, अपने विपदा से घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत जुटाकर हमें लगातार अभ्यास से अपनी परेशानियों को कम करना चाहिए। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर एक लाइन दिया है, रसरी आवत जात तय, सिल पर परत निशान। यह जो पंक्तियाँ हैं यह रहीम खान खाना द्वारा लिखी गई हैं। इन पंक्तियों में उन्होंने बड़ा सुंदर संदेश हम मनुष्यों को दिया है कि जिस तरह से रस्सी, रेशम की जो रस्सी होती है वह कुएं से पानी भरने का जो काम करती है, जो बाल्टी में जो रस्सी बंधी होती है वह मुलायम रेशम की रस्सी जो होती है वह बाल्टी से जब पानी कुएं से जब खींचा जाता है तो लगातार 4-5 वर्षों तक खींचते खींचते जो पत्थर का जो कुएं में जो किनारा बना होता है उस पर भी वो गड्ढा कर देता है, उस पर भी वो निशान कर देता है ना। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि लगातार अभ्यास से मंद बुद्धि, कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी जो होता है वह सफल व्यक्ति बन सकता है ना।
तो बच्चों कभी भी परेशानियों से घबराना नहीं है। हमेशा परेशानियों को एक सबक के रूप में लेकर हमें उससे सामना करने का प्रयास करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक ये है। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।